अब देखिए, स्कूलों में जो हालात थे उसमें बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना दिल्ली सरकार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन निसंदेह ऑड एंड इवन या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कक्षा से बाहर रखना यह अस्थायी समाधान है। जिन फैसलों को लिया जाना बेहद आवश्यक है उसमें हरियाणा ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार के पराली प्रबंधन को लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो औद्योगिक प्रदूषण दिल्ली के आसपास का है उसको लेकर के भी कोई प्रभावी कदम अभी तक आप पार्टी की सरकार ने नहीं उठाया है, और ये दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ की जो कोशिश है उसको आने वाले समय में जवाब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को निसंदेह देना पड़ेगा। कांग्रेस औरंगजेब के विचारों का प्रचार कर रही है, पीएम मोदी ने कहा। देखिए, अब एक बात बिल्कुल साफ है, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोगों के रोजगार और जो बुनियादी सवाल हैं उसके तरफ कांग्रेस को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर बार बार वो अपने पुराने एजेंडे पर अगर काम करेगी तो जनता निसंदेह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों का अभूतपूर्व विकास है उसकी ओर जब देखती है तो कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं वो बौनी दिखती हैं। कांग्रेस को अपनी रणनीति में अगर उन्हें अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है तो एक बड़े बदलाव की जरूरत होगी। गैस को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब कांग्रेस खुले तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है घोषणा पत्र में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अपने जिन राज्यों में भी उनकी सरकारें बनी और अगर वो सरकारें वो दोहरा नहीं पाए तो इससे बिल्कुल साफ है कि वो जनता को जिस तरह से मुफ्त उपहारों के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और दे नहीं पाते हैं। दरअसल दूसरा त्रासद पक्ष ये है कि कांग्रेस अक्सर अपनी गारंटियां और घोषणाएं जमीन पर नहीं उतार पाती हैं। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि कांग्रेस को जनता का अगर भरोसा चाहिए तो फिर वैसे वायदे न कीजिए जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं, अगर कीजिए तो उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाइए, जैसा नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाले को उद्धव ने सौंप दी है बागडोर। देखिए, ये तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिन हालात में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को स्थापित किया और लगातार कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ वो राज्य की सियासत में एक ध्वजवाहक के तौर पर उभर कर आए, उनके विचारों के आधार पर वहाँ भाजपा और शिवसेना की सरकार भी बनी। आज जो भी वजह हो, बाला साहब ने कभी खुद मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा नहीं की और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ी तब भाजपा के साथ उनका रिश्ता खराब हुआ है। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे शिवसेना यूबीटी को स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं वो एक दिन में परीक्षा का प्रबंध भी नहीं करा सकते। देखिए, परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संचालित करना, पारदर्शिता और लीक के बगैर परीक्षाएं संपन्न हो, इसके लिए कई बार कुछ जो पुराने कदम लिए जाते रहे, जो पुराने फैसले लिए जाते रहे, उसमें बदलाव की अपेक्षा है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में परीक्षाओं के लीक के मामले काफ़ी बढ़े हैं और ऐसे में ये अगर उत्तर प्रदेश सरकार की एक रणनीति है तो इस पर छात्रों को भी यकीन करना चाहिए और विपक्ष को छात्रों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ताजा हिंसा के बीच मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में एएफएसपीए फिर से लागू कर दिया गया। अब अगर हालात नियंत्रित नहीं होंगे तो मणिपुर एक संवेदनशील प्रांत है और वहाँ हिंसा जो जनजातीय समूहों के बीच होती रही है उनका एक लंबा इतिहास है।
हालात अगर नियंत्रण के बाहर होते हैं तो कई बार ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि झूठे बयान फैला रहे पीएम मोदी और अमित शाह, और अभियान और पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। देखिए, कांग्रेस को अभी करारा जवाब निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के चुनाव में धांधलियों के आरोप पर भी दिया है। कांग्रेस अगर निर्वाचन आयोग का दरवाजा बार बार बेवजह खटखटाए, उनके पास प्रामाणिक तथ्य नहीं होंगे, तो निसंदेह उन्हें चुनाव आयोग से न्याय की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह झूठ फैला रहे हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी 370 बहाल करने के लिए कभी कही ही नहीं। अब ये तो और भी हैरानी की बात है, इसलिए कि अगर उनकी सरकार बनी है, भले ही कांग्रेस ने चालाकी के साथ जनादेश मिलने के बाद भी एनसी के साथ सरकार में शामिल होना नहीं स्वीकार किया, फिर भी एनसी के चुनावी घोषणा पत्र में धारा 370 को पुनः वापस लाने का संकल्प है, और इस दिशा में उन्होंने विधानसभा में जो शोर शराबा और हंगामा किया, कांग्रेस का स्पष्ट रुख उस समय भी सामने नहीं आया है। इसीलिए ये पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी भाइयों को बनवासी कहते हैं, और जो लोग बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आज आरएसएस और बीजेपी है, मोदी आपको आदिवासी नहीं बल्कि बनवासी बताते हैं। देखिए, अब शब्दों के खिलवाड़ से आदिवासियों का दिल जीतना राहुल गांधी जी के लिए बहुत आसान नहीं है। जिन राज्यों में भी आदिवासी बहुलता रही है, अगर आप देखें तो उड़ीसा में एक बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की निर्णायक भूमिका है, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। दरअसल जो आदिवासियों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाओं का सूत्रपात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और राज्य सरकारों ने जिस तरह की घोषणाएं की और उन्हें अमली जामा पहनाया, उसके बाद अब इन बयानों का कोई औचित्य नहीं है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर, झारखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार एनडीए के साथ बनने जा रही है।